वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखेंगे भारत की नदियाँ। और भारत की नदियों में भी सबसे पहले देखेंगे हम उत्तर भारत की नदियाँ, जो कि एक तंत्र का निर्माण करती हैं। तंत्र का तात्पर्य जाल से होता है। जब नदियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बहती हैं तो उनमें अनेक नदियाँ, उनकी सहायक धाराएं आकर मिल जाती हैं, तो इससे एक जाल का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से हम सिंधु नदी तंत्र को एक जाल के रूप में, यानी कि उसकी सारी शाखाओं को एक साथ एक स्वरूप में देखेंगे। सिंधु नदी यह चीन का क्षेत्र है, पूरा चीन, और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो सिंधु जो नदी है वह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी इसलिए है क्योंकि यह एक से अधिक देशों में बहती है। कैसे? यह चीन से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है तिब्बत में, जिसको कहते हैं कैलाश रेंज। इस रेंज को कैलाश रेंज कहते हैं। इसी पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चैमा युंगडुंग ग्लेशियर। चैमा युंगडुंग ग्लेशियर यह कैलाश रेंज तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ती है और तिब्बत चीन का ही हिस्सा है। कैलाश रेंज पर एक ग्लेशियर है चैमा युंगडुंग। यहाँ से एक जो नदी निकलती है वह है सिंधु नदी, और ये भारत में यहाँ से प्रवेश करती हुई इन श्रेणियों के मध्य होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह किस स्थान से प्रवेश करती है? यहाँ ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यहाँ पर है दमचौक। ये स्थान पड़ता है यहाँ पर दमचौक, जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करेगी। और भारत से बाहर जब निकलेगी तो यहाँ पर कौन सा स्थान है? ये है चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से ये बाहर निकलेगी। ये पूरा ट्रांस हिमालय का पार्ट है लद्दाख। हिमालय जो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, यह यहाँ से नंगा पर्वत से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक नामचा बरवा तक पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ है 3 श्रेणियों में। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ। परंतु इसके ऊपर जो उत्तर वाला भाग है परा हिमालय, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय के भी जो उत्तर का भाग है वह ट्रांस हिमालय कहलाता है। ये लद्दाख वाला क्षेत्र ट्रांस हिमालय का ही भाग है। इसमें 3 श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं। इन श्रेणियों के नाम हैं, पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। और ये तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। अब प्रश्न यह बनता है कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य बहती है? तो ये बहती है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य। इन 3 श्रेणियों को अच्छे से हाईलाइट कर दे रहे हैं जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पहली श्रेणी काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख श्रेणी और तीसरी जास्कर। ये स्थान है जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका नाम लिख देते हैं यहाँ सिंधु नदी। अब
लद्दाख और जास्कर के बीच से होती हुई ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो इस क्षेत्र में ये एक बनाती है गार्ज। इस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। गार्ज क्या होता है? जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं तो वी आकार की घाटी बनाती हैं। वही वी आकार की घाटी, इस तरीके की वी आकार की घाटी बनाती हैं। अपर्दन करते करते ये नदियाँ उसको काट देती हैं, तो यह और सकरा क्षेत्र हो जाता है। इसी को गार्ज कहते हैं। नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती हैं तो वी शेप की आकृति बनाती हैं, अपर्दन द्वारा उसे और सकरा कर देती हैं तो हो जाता है गार्ज। और इसी को बिल्कुल खड़ी ढाल का कर देती हैं अपर्दन के द्वारा, तो ये हो जाता है आई शेप का, जिसे कैनियन बोलते हैं। तो यहाँ पर बनाएगी बुंजी गार्ज। अब हम देखेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ। तो जो सिंधु है उसका विस्तार भारत में केवल लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, केवल लद्दाख वाले क्षेत्र में। अब सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ से निकलती है झेलम। यहाँ एक ग्लेशियर है वेरीनाग। वेरीनाग ग्लेशियर है और शेषनाग इसी के पास झील है। यहाँ से निकलेगी झेलम। और झेलम एक ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। यहाँ से निकलेगी, फिर कुछ सीमा तक ये बॉर्डर बनाएगी, उसके बाद यह पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आती है। इसका नाम लिख देते हैं यहाँ झेलम। ये हो गई सिंधु नदी और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से हो गई झेलम। अब हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से निकलेंगी कुल 3 नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी को मिलाकर कुल 5 नदियाँ अलग से हैं। अगर सिंधु को मिला लेते हैं तो 6 नदियाँ हो जाती हैं कुल, जिसमें से 2 तो बाहर से आती हैं, सिंधु और सतलज। बाकी 4 यहीं भारत वाले क्षेत्र में उद्गम स्थान है इनका, झेलम का। और हिमाचल प्रदेश से हैं 3 नदियाँ, चिनाब, रावी और ब्यास। अब हिमाचल, यहाँ पर एक ग्लेशियर है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में ही है। यहाँ पर स्थान ना होने के कारण इसे बाहर लिख दिया है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा। यहाँ से निकलेगी चिनाब। बारालाचा से 2 नदियाँ निकलती हैं सबसे पहले, बाद में जाकर वह जब एक स्थान पर मिल जाती हैं तब वह चिनाब कहलाती है। तो यहाँ से निकलेगी चंद्रा और भागा, 2 नदियाँ निकलेंगी। यहाँ स्थान नहीं है, इस वजह से आप नाम लिख लीजिएगा। ये है चंद्रा और ये है भागा। ये दंडी नामक स्थान पर आपस में मिल जाएंगी, तब इसका नाम पड़ेगा चिनाब। और ये यहाँ से होती हुई पाकिस्तान वाले क्षेत्र में निकल जाएगी। अब यहीं पर एक और ग्लेशियर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास निकलेंगी, परंतु अगर निश्चित स्थान पूछता है रोहतांग दर्रे पर तो रोहतांग दर्रे पर ही है ब्यास कुंड। कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है, तो यहाँ हो जाएगा रोहतांग दर्रा। यहीं से निकलेंगी रावी और ब्यास। ब्यास का अगर निश्चित स्थान पूछता है तो इसी रोहतांग दर्रे पर है ब्यास कुंड। अलग से नोट्स में भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से निकलेंगी 2 नदियाँ, रावी और ब्यास। रावी ये चिनाब की सहायक नदी है, ये भी पाकिस्तान में जाके चिनाब में मिल जाती है। और यहीं से निकलेगी ब्यास। पर ब्यास जो है ये सहायक नदी है सतलज की। अब सतलज को बनाते हैं।
पहले ही बता चुके हैं, 2 नदियाँ बाहर से आती हैं, सिंधु नदी और सतलज। बाकी 4 जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थान भारत में ही है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, तिब्बत वाले क्षेत्र में ही पड़ता है, राकस्थल। कहीं कहीं राक्षस ताल भी लिखा मिलता है। ये मानसरोवर के पास में ही स्थित है। यहाँ से आएगी सतलज और सतलज यहाँ पर ब्यास सतलज में मिल जाएगी और ये भी पाकिस्तान में जाकर चिनाब में मिल जाती है। यहाँ पर जहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं, यहाँ बनता है पंचनाद क्षेत्र, पंचनाद। और जहाँ पर ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अंतिम बार मिलती हैं, इसे बोलते हैं मिठनकोट, मिठनकोट। अब हम देखते हैं कि ये ब्यास जो है, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ, ये है चिनाब, ये है इसकी सहायक नदी रावी, ये है ब्यास। ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो ये है सतलज की सहायक नदी। ब्यास जिस स्थान पर मिलती है, यहाँ हरके बैराज स्थान है और यहाँ से मुख्यतः केवल राजस्थान के लिए, जहाँ पर जल का अभाव है, वहाँ पर सिंचाई के लिए एक कृत्रिम नहर का निर्माण किया गया, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ये स्थान है हरके बैराज, पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है हरके बैराज। और यहाँ से जो नदी निकाली गई है, वो निकाली गई है राजस्थान के लिए। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अब हम सभी नदियों को एक साथ एक बार देखते हैं। तो कुल 6 नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र में। 2 नदियां बाहर से आती हैं, एक सिंधु और एक सतलज। वेरी सिंपल। अब रह गई 4, वह भारत में ही उद्गम स्थान है। एक है जम्मू कश्मीर में झेलम, जो भारत और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाने के बाद पाकिस्तान में आकर चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से ही 3 नदियां निकलेंगी। बारालाचा दर्रा से चिनाब निकलेगी और रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास निकलेगी। रावी ऊपर जाकर चिनाब में मिल जाती है और ब्यास नीचे सतलज में मिल जाती है। चिनाब की सहायक नदियां हैं झेलम और रावी और सतलज की सहायक नदी है ब्यास। झेलम की भी एक सहायक नदी है, वो है किशन गंगा। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर एक परियोजना है किशन गंगा के नाम से ही। अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियाँ वह नदियाँ होती हैं जो पूर्व समय से ही, यानी हिमालय बनने से पूर्व या फिर किसी भी पर्वत के उत्थान से पूर्व से बह रही हों, उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। यहाँ जब हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय उससे पहले भी ये यूरेशियन प्लेट पर सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी बहा करती थी। जैसे जैसे यहाँ हिमालय का धीरे धीरे निर्माण होता गया, वैसे वैसे ये अपना स्थान स्वयं पर्वतों को काटकर बनाती गईं और नदियाँ जब पहाड़ों से उतरती हैं तो अपर्दन का कार्य करती हैं। इसी तरीके से यहाँ से नदी अपर्दन करते हुए पहले से ही अपना रास्ता बना चुकी थी और यहाँ पर हिमालय का निर्माण धीरे धीरे होता रहा। तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर।
यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। तो ट्रांस हिमालय में केवल 3 ही श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। 3 देशों में इसका विस्तार है, चीन, भारत और पाकिस्तान। अब नदियों के कुछ प्राचीन नाम हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिंधु नदी को कहते हैं इंडस, झेलम को कहते हैं बितस्ता, चिनाब को कहते हैं अस्किनी, रावी को परसेडी, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ब्यास को बिपाशा, सतलज को सतुद्री। सिंधु नदी तंत्र पर सन 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। यह इसलिए हुआ था कि यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं और पाकिस्तान और भारत, इन दोनों के बीच जल को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए सिंधु जल समझौता सन 1960 में हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। वो इसलिए कि अगर कभी इन फ्यूचर कभी कोई बात होती है तो यह पाकिस्तान अपनी बात से मुकर ना जाए कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। तो इसका जवाब कौन देगा? तो मीडिएटर कौन है? वर्ल्ड बैंक। अगर कोई बात होती है समझौते को लेकर तो उस समय जो मध्यस्थता की थी वो विश्व बैंक ने की थी, और अगर समझौते से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो आज प्रत्यक्ष रूप से उसका गवाह कौन होगा? वर्ल्ड बैंक। तो 1960 में 2 बार समझौता हुआ था। सर्वप्रथम समझौता हुआ था, उसमें ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% भारत। ठीक है, ऊपर की जो नदियां हैं बड़ी बड़ी, इन तीनों का 80% पाकिस्तान और 20% भारत। नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का 80% करेगा भारत और 20% करेगा पाकिस्तान। नदियां, अब हम देखते हैं इनके बीच बनने वाले दोआब क्षेत्र। जब नदियां बहती हैं तो 2 नदियों के बीच में जो स्थान बनता है उसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं, और इसे विशेषकर कुछ नामों से चिन्हित कर दिया जाता है उनकी अलग पहचान बनाने के लिए। सिंधु और झेलम के बीच में ये जो क्षेत्र बनता है इसे कहते हैं सिंधु सागर। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में बनता है सिंधु सागर, और झेलम और ये चिनाब, इसके बीच जो क्षेत्र बनता है इसे बोलते हैं चाज दोआब। अब है चिनाब और रावी। चिनाब और रावी के बीच का ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं रचना दोआब। अब है रावी और ब्यास। रावी और ब्यास के बीच का ये जो स्थान है इसे बोलते हैं बारी दोआब। अब ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज के बीच में जो स्थान है इसे बोलते हैं बिष्ट दोआब। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेलेक्टेड मैटर और क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।